अस्सलामु अलैकुम। पेशे खिदमत है एक नई कहानी सीरीज अजनबी सैयारे से आए एक पुरस्कार वजूद की कहानी। एपिसोड 1। सफ़ेद ज़र्रात के पहाड़, जगहें बदलने वाले, आज यहाँ कल वहाँ। कभी ज़मीन सिमटकर एक कोहान की शक्ल इख्तियार कर लेती, फिर नरम नरम हवा चलती तो ये कोहान बर्फ़ की मानंद पिघल जाता और एक मैदान तरतीब पा जाता। तहद्दे निगाह सफ़ेद मैदान, आसमान पर चमकने वाले सितारे उस सफ़ेद मैदान में रंग आमेज़ी करते। नीली, पीली, सुरख शुआएं, उस सफ़ेद मिट्टी में हर रंग कबूल करने की सलाहियत थी। लेकिन सूरज की शुआएं सिर्फ अपना रंग पसंद करने की आदी हैं। सूरज छुप जाता, चांद निकलता, ठंडी ठंडी नरम रोशनी वाला। सफ़ेद ज़र्रात उसका इस्तकबाल करते, उसे देखकर मुस्कुरा देते और फिर उसकी सुनहरी किरणें खुद में जज्ब करके सुनहरी हो जाते। ये सब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन जो ही सूरज की जासूस किरण आई, सारे रंग दुम दबाए फरार होने लगे। इसी अनोखी सरजमीन पर, इस पुरस्कार सफ़ेदी पर एक रोज़ एक शहाबे साकिब टूट कर गिरा और सफ़ेदी में कुछ धब्बे पड़ गए। गरम सितारा ज़र्रात को झुलसाता रहा, खोलता रहा। सूरज ने उसकी पूरी मदद की, लेकिन चांद की ठंडी शुआएं उसे दर्से इंसानियत देती रहीं। उन्होंने उसे बताया, आग खुद जलती है, दूसरों को जलाती है, फ़ायदा किसी को नहीं होता। और सितारे की वहशत कम होने लगी। उसकी सुरख आंखों में प्यार की सफ़ेदी झलकने लगी। और फिर एक दिन सूरज की शमाओं ने उसे टटोला तो उसमें बिल्कुल आग न थी, वो सर्द हो चुका था। स्याह टुकड़े ने सफ़ेद ज़मीन से दोस्ती कर ली। अब वो हर रात आंख खोलकर चांद को देखता, रंगीन रोशनियां फेंकने वाले सितारों को देखता। सब उससे मानूस हो गई, वो सबसे मानूस हो चुका था। ठंडे साए को ये नरम सी गर्मी बहुत पसंद आई और वो आंखें बंद करके सो गया। सूरज की गर्मी अब उसे परेशान नहीं करती थी। ज़र्रात का हिसार अब उस तक शुआओं को पहुंचने ही नहीं देता। वो सोता रहा, मीठी गहरी नींद। तब उसके बदन में एक अनोखी कुलबुलाहट पैदा हुई, एक अजीब सी कुलबुलाहट जो उसके बदन में गुदगुदियां पैदा करती। वो करवटें बदलता रहता और सरूर की लहरें उसके बदन में दौड़ती रहती। और फिर एक दिन वो खुद अपने बस में ना रहा। उसके बदन के सुराख से एक नन्हा सा वजूद बाहर रिंग आया, एक अनोखा वजूद जो बेहद दिलकश था, बेहद प्यारा। और सितारा सर्द पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी उस वजूद को बख्श दी। ये वजूद उस सितारे का दूसरा रूप था, अनोखा रूप। उसकी कोई शक्ल न थी, बस एक ज़र्रात का मजमुआ जिसके बदन से पसदार मादा बह रहा था। वो रेंगता हुआ ज़र्रात के ढेर में ऊपर की जानिब सिरका और ज़र्रात चौंक पड़े। सितारा जाग उठा। उन्होंने सोचा और वो उससे मजाक करने लगे, लेकिन वजूद के नन्हे हाथ उन्हें समेटने लगे। वो उनमें सुराख बना रहे थे। शायद वो हवाओं से बराह रास्त मिलना चाहते थे। हवाओं ने ज़र्रात का जो टीला तरतीब दिया था, उसका सुराख बड़ा होता जा रहा था। और फिर पसदार मादे में लिपटे हुए वजूद ने गर्दन निकालकर माहौल का जायजा लिया। ना जाने उसने क्या सोचा, ना जाने उसने क्या जाना। अलबत्ता उसने अपना खोल छोड़ दिया और सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन पर लेट गया। लेकिन फिर बहुत से ज़र्रात उसके बदन के पसदार मादे में जज्ब हो गए। वो उसका जुज़्व बन गए और वो मैली गंदी मखलूक के ज़र्रात के लिबास में सफ़ेद नजर आने लगे। उसने सूरज की शुआओं को जज्ब किया और चमकदार हो गई। उसके बदन से गर्मी खारिज होने लगी। लेकिन शाम हुई तो उसकी हरारत ख़त्म ना हुई। ठंडे ज़र्रात को ये नाखुशगवार गर्मी पसंद न आई। उन्होंने चांद से शिकायत की और चांद इस पर ज़ियापाशी करने लगा। तब सफ़ेद मखलूक सुनहरी हो गई। सारी रात सितारे उसके बारे में सरगोशियाँ करते रहे और सुबह को उसे इसी मानंद छोड़कर आसमान में रूपोश हो गए। वो गर्दिश कर रही थी और सूरज की किरणें उसके पूरे बदन पर रेंग रही थीं। सफ़ेद ज़र्रात उसके वजूद से ज़्यादा हटते जा रहे थे और उसकी जिसामत बढ़ती जा रही थी। तब वो एक अनोखे ढेर की शक्ल में खड़ी हो गई। उस ढेर के 2 सतून थे। उन सतूनों के ऊपर एक लंबा सतून चला गया, फिर ऊपरी हिस्से में 2 शाखें नमूदार हुईं, फिर थोड़ा सा करब और उसके बाद एक और ढेर। ये सतून सांस ले रहा था और अब उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो इस पूरे माहौल को जानने की कोशिश कर रहा हो। ये क्या है, ये सब क्या है? तब उसे अपने बोझल बदन का एहसास हुआ। सफ़ेद ज़र्रात के अंबार ने उसे ढका हुआ था। उसने ज़ोर से सांस खींची और उसका बदन फूलने लगा। फिर उसने सांस बाहर निकाल दी और ज़र्रात उड़ने लगे। उसके बदन को सफ़ेदी खुरच गई और वो अंदर से सुनहरी नजर आने लगा। और सफ़ेद ज़मीन को अजनबी मखलूक ने बेचैन होकर चारों तरफ देखा और अब उसने आगे बढ़ने का नया तरीका सीख लिया। उसकी पूरी जिसामत उसके कब्ज़े में थी। वो हवाओं से मुतहर्रिक नहीं था।
बल्कि उसके सतून उसके बदन में तहरीक पैदा करते। वो उन सतूनों के जरिए आगे बढ़ सकता था। बहुत से सूरज निकले, बहुत से चांद निकले। शहाब साकिब का बेटा परवान चढ़ता रहा। उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियां हुई। अब वो सोच सकता था। अब उसके वजूद की तहरीक मखसूस थी। वह सूरज का बागी था, चांद का बागी था, सितारों का बागी था, मनमौजी था, जिसे चाहता कबूल करता, जिसे चाहता कबूल न करता। और अब तो सबने उसे दोस्ती कर ली। सूरज अब उस पर आंखें नहीं निकालता था। चांद हमेशा मुस्कुराकर उसे देखता, सितारे उसके साथ खेलते। उसने सितारों की रंगीन रोशनियां अपने बदन में जज्ब की और सूरज की तेज किरणों ने उसे और चमका दिया। चांद निकला और उसने उसके तारीख हैवले को देखा। क्या बात है मेरे शरीर बच्चे? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैं उदास हूँ। क्यों? वजह? क्या सितारों से लड़ाई हुई है? चांद ने पूछा। नहीं। सूरज की कोई बात नागवार गुजरी है? नहीं। फिर क्या बात है? जर्रात की ये जमीन किस कदर महदूद है, तुम गौर नहीं कर सकते? उसने कहा। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? चांद ने हैरत से कहा। मैं इसका एक एक गोशा टटोल चुका हूँ। फिर अब मैं क्या देखूं? अब यहाँ मेरे लिए कोई कशिश नहीं। ओह, मगर यह अनोखी बात है, ये जर्रे तुम्हें चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी तरह नहीं है। मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ। मैं इनके दरमियान नहीं रह सकता। मुझे बताओ, मेरे जैसा दूसरा कौन है? मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे जैसा दूसरा? चांद मुस्कुराया। हाँ, मुझे तन्हा क्यों तख्लीक किया गया है? मैं ये सवाल अजनबी नहीं है मेरे बच्चे। ना जाने कब, जब हम भी ना थे, कुछ भी ना था, हम सब के खालिक से यही शिकवा किया गया, उससे तलब की गई, और यही तलब वजह तख्लीक कायनात बनी। गो रमज़ इलाही कुछ और था। फिर क्या हुआ? कायनात वजूद में आ गई। कायनात, हाँ, ये बेकरां खला जिसमें वो कुछ है जो अकल में नहीं समा सकता। सुनहरे चांद, तेरी आंखें बहुत दूर से दिखती हैं। मुझे बता, कायनात क्या है? मैं बता चुका हूँ मेरे बच्चे, ये खला लामहदूद है। क्या इस खला में सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन के अलावा भी कुछ है? तूने इस ज़मीन के बेशुमार ज़र्रात देखे? हाँ। क्या तू उनकी तादाद बता सकता है? नहीं। तो सुन, इस जैसी ज़मीन और इससे 1000 गुना बड़ी ज़मीन कायनात में इतनी तादाद में बिखरी पड़ी हैं कि ये ज़र्रे तादाद में उनकी हैसियत नहीं रखते। और चमकने वाला हैरान रह गया। वो अपने चेहरे पर चढ़े हुए नन्हे नन्हे सितारों से चांद को हैरत से तकता रह गया। उसका तनफ्फुस तेज हो गया। तब उसने फूली हुई सांस से पूछा, क्या वो सारी ज़मीन सफ़ेद ज़र्रात से भरी पड़ी है? नहीं। तो क्या उस पर मेरी तरह का कोई वजूद है? उनकी तादाद का अंदाज़ा मुश्किल है। क्या तूने उन्हें अपनी आंख से देखा है? मेरी आंखें सिर्फ तुझ तक महदूद नहीं है मेरे बच्चे। मैं तो हर रोज़ ना जाने क्या क्या देखता हूँ। मेरे प्यारे चांद, मेरे मेहरबान मुशफ़िक, मैं इन ज़र्रात में नहीं रह सकता। मुझे अपनी जैसी मखलूक की सिमत बता, मैं उनमें जाना चाहता हूँ। मेरा मशवरा है, इसी सुकून की दुनिया में ज़िंदगी गुजार दे। नहीं नहीं, मैं यहाँ उदास हूँ, मैं यहाँ तन्हा हूँ। इस उदासी और तन्हाई को कबूल कर। क्यों नहीं? हरगिज़ नहीं। अगर तू मुझे रास्ता ना बताएगा तो मैं खुद तलाश करूँगा। तू उनमें ज़िंदगी ना गुजार सकेगा। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मासूम सफ़ेद ज़र्रात में ज़िंदगी गुजारी है। ये बेज़रर हैं, तुझसे खेलते हैं, तुझसे प्यार करते हैं। मेरे जैसे मुझे भी प्यार करेंगे, ये तेरा वहम है। क्यों? बड़े खूंखार हैं वो, बड़े वहशी हैं। ये तेरा बुरा हशर करेंगे। करने दे, मुझे उनका रास्ता बता। तू वहाँ अपनी चमक खो देगा। अगर उन्हें उसकी ज़रूरत हुई तो मैं उन्हें अपनी चमक दे दूंगा। सोच ले, मैंने खूब गौर कर लिया है, लेकिन तू उन तक पहुँचेगा कैसे? मैं अपने बदन को मुंतशिर करके खला में फेंक दूंगा। क्या ये कुदरत तुझ में है? हाँ, उसने जवाब दिया। तब चांद ने मुस्कुराते हुए एक तरफ इशारा किया। वो देख, वह ज़मुर्द की गेंद मुस्कुरा रही है। कहाँ? मेरी किरण की उस सीध में, वो उस तरफ। और उसने दूर एक नन्हा सा जगमगाता हुआ सब्ज सितारा देखा। कैसी दिलकश रोशनी थी, कैसा प्यारा था वो सितारा। वो क्या है? ज़मीन। किसकी ज़मीन? तेरे जैसों की। गो उनकी तख्लीक तुझसे मुख्तलिफ है, लेकिन तेरा वजूद उनसे मुशाबा है। वह तुझे मामूली तब्दीलियों के बाद अपनों में समझेंगे। सच? क्या तू दुरुस्त कह रहा है? हाँ। चांद ने एक ठंडी सांस ली। क्यों? तू उदास क्यों है? क्या तेरी आंखें मुझे वहां ना देख सकेंगी? हाँ, मैं तुझे वहां देख सकूंगा। फिर? बस मैंने तुझे उनकी फितरत से आगाह कर दिया है। तू इनमें खुश ना रह सकेगा। ये मेरा काम है, मैं खुद को उनके मुताबिक बना लूंगा। ये कुव्वत मुझ में है। ठीक है, चांद ने आहिस्ता से कहा, और फिर बादल के एक स्याह टुकड़े की तरफ देखने लगा जो काफी नीचे परवाज कर रहा था। वो उदास था, पत्थरों की तरह खामोश और अफसुर्दा।
वो हसरत भरी निगाहों से कायनात के चमकते हुए नुक्तों को घूरता रहता। उसने चांद से कहा था कि वो अपने जिस्म को मुंतशिर करके सितारे तक पहुंच सकता है, लेकिन यह अमल उसकी सोच से बाहर था। उसने कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे देती। तब एक रात की सुबह, जब चांद का रंग फीका पड़ चुका था, सितारे रोशनी की नकाब ओढ़कर सो गए, उसने सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन पर आखिरी सांस ली। ये तन्हाई, ये उदासी सिर्फ हिम्मत से दूर हो सकती थी। उसे हिम्मत करना ही थी, और उसने खला में सब्ज सियारे को देखा जिसकी रोशनी फीकी पड़ गई। तब उसने दोनों हाथ बुलंद किए, सफ़ेद ज़र्रात को अलविदा कहा और खला में छलांग लगा दी। उसका जिस्म एक चमकदार लकीर बन गया, और यह लकीर तेज़ी से बेकरां खला में फैल गई। तेज़ हवाओं की रगड़, छोटे छोटे सियारों की स्याही। कैसी भयानक थी ये खला, कैसा अनोखा था ये सफ़र। लेकिन उसकी आंखें सब्ज सैयारे पर मरकूज थीं। उसका जहन माऊफ होता जा रहा था। उसने दुनिया का रुख मुतय्यन कर लिया, और फिर उसने आंखें बंद करके जहन सुला दिया। अब वो सो रहा था, और उसका अनोखा बदन एक चमकदार लकीर की शक्ल में सफ़र कर रहा था। कायनात का सफ़र, ज़मीन का सफ़र। चौधरी रमज़ान ने लकड़ियों के बड़े गट्ठर को यकजा करके रस्सी से कस दिया। मोटी रस्सी और फिर रमज़ान के मोटे मोटे मजबूत बाजू, सरकश लकड़ियाँ एक दूसरे से जकड़ गईं। 2-2.5 मन से कम वजन नहीं था, लेकिन चौधरी ने उसे इस तरह लपेट कर रख दिया जैसे उसका वजन 20 सेर से ज़्यादा ना हो। अब थोड़ा सा काम और बाकी था, उसके बाद छुट्टी। चुनाचे उसने करीब ही खुले हुए छकड़े से दरांती निकाली और खुदरो घास के मैदान की तरफ बढ़ गया। चौधरी के हाथ तेजी से गर्दिश करने लगे और भैंस के खाने के लिए चारा तैयार होने लगा। थोड़ी देर के बाद वो इस काम से भी फारिग हो गया। एक मैली सी बड़ी चादर में उसने लपेट दिया और फिर उसे कंधे पर रखकर छकड़े की तरफ बढ़ गया। घास की पोटली भी उसने छकड़े पर उछाल दी। फिर जेब से बीड़ी का बंडल और माचिस निकाली और उस दरख्त की तरफ बढ़ गया जो उसकी पसंदीदा जगह थी। दरख्त की जड़ में बैठकर उसने गहरी गहरी चंद सांसें ली, फिर बीड़ी होंठों में दबाकर माचिस जलाई और बीड़ी सुलग उठी। रमज़ान ने 2-3 गहरे गहरे कश लिए और दरख्त के तने से कमर टिका ली। तब रमज़ान चौधरी बन गया। उसने नफरत से गोबर से लिपे हुए कच्चे मकान को देखा। तवीलो अरीज लेकिन सुनसान मकान, टेढ़ा मेढ़ा दरवाज़ा, जिसके दूसरी तरफ दालान। दालान में भैंसों के खाने के कई ढेर, उनके थान, गोबर की बू। उसके दूसरी तरफ कच्चा सेहन, कपड़े धोने की लंबी सी सिल। फिर दूसरा दालान जिसमें छाछा चलाने का मटका, एक छोटी सी पीढ़ी जिस पर बैठकर अलिया छाछा बलोती थी, और फिर 2 कमरे गोबर की बू से भरे हुए। फिर उसने अपनी बीवी और दोनों बेटों को देखा, मैले मोटे झूठे कपड़ों में मलबूस, और उसने नफरत से होंठ सिकोड़ लिए। रशीदा और रशीदा। उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी, आई जी। रशीदा की लंबी सी जी सुनाई दी और फिर वो उसके सामने पहुंच गई। बारीक 2 सूती की कमीज, अंदर धंसी हुई आंखें। अलिया और शमता कहाँ हैं? अंदर हैं दोनों, बुलाओ उन्हें। अलिया, शमता, उसकी बीवी ने आवाज़ दी। आई अम्मा, अभी आती हूँ अम्मा। उसने निगाह भर के उनको देखा, फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, अरे क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? ये कपड़े कैसे गंदे हो रहे हैं? अरे आदमी बनो आदमी। कैसे बने अब्बा, कपड़े है ही कहाँ? शमता ने आंखें मटकाते हुए कहा, तू ठहर जा शरीर कहीं की। अरे तेरे लिए कपड़ों की क्या कमी है? हिकमत, अरे वो हिकमत। और सफ़ेद लिबास में मलबूस हिकमत उसके सामने पहुंच गया। शहर जा और बच्चों के लिए कपड़े ले आ, और हाँ दर्जी को साथ लेते आना, कहना चौधरी रमज़ान ने तलब किया है। बहुत अच्छा सरकार, हिकमत ने हाथ जोड़कर कहा। तब चौधरी रमज़ान की निगाह अपने मकान के तारीक कमरों पर पड़ी। ये कमरे किस कदर तारीक हैं? उसने अपनी बीवी से कहा। तो फिर इन्हें पक्का करा दो ना, बीवी ने कहा। करा दूं और क्या? अरे पागल, सिर्फ इन कमरों की बात क्यों करती है? पूरा मकान ही पक्का क्यों ना करा दूं? फकीर हो क्या? चौधरी रमज़ान हूँ, चौधरी रमज़ान। हाँ, जानू हूँ तुम्हारी चौधराहट को। मेरे अलावा और किस पर चले है? लड़ाई की बातें मत कर भागवान। चल सामान समेट के हाजी साहब के यहाँ चली जा, मैं मकान तैयार कराता हूँ। और फिर मोलराज को मकान बनाने का ठेका दे दिया गया। मोलराज शहर की इमारतें बनाने वाला, बड़े बड़े ठेके लेने वाला। वो मकान बनाया जिसने देखा देखता रह गया। अरे वाह रे मोलराज। मोलराज की बात क्यों करते हो भैया, सब दौलत के खेल हैं। और अपने चौधरी रमज़ान के पास दौलत की क्या कमी? लखों पति हैं, लखों पति। अरे देखो चौधरी साहब आ रहे हैं। सलाम चौधरी जी। सलाम चौधरी जी। कैसे आए भैया, मेरे लिए कोई हुक्म? चौधरी रमज़ान पुरखुलूस मुस्कुराहट से बोला, बस दुआ है आपकी चौधरी जी। नहीं भैया, आप सब मेरे भाई हैं, मेरे लिए जब भी कोई खिदमत हो ज़रूर कहें। अरे हाँ, रजब अली तुम्हारी बच्ची का ब्याह कब है? ईद के चांद भैया जी। रजब अली, रुकैया तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बच्ची है।
उसका जहेज मैं दूंगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह तुम्हारी झोली भरी रखे चौधरी जी। अरे अहमद अली, तुम्हारे बेटे का खत आया शहर से? जी हाँ, इम्तिहान दे चुका है, आपको सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम। उससे कह दो आराम से पढ़े, फिक्र की जरूरत नहीं, खूब दिल लगा कर पढ़े, बस्ती की इज्जत होगी। मैं तो कहता हूँ वो अपने ही इलाके का थानेदार लग जाए। चौधरी जी के अनायत से ऐसा ही होगा। और फिर चौधरी रमजान अपने खूबसूरत मकान में दाखिल हो गया। सबसे पहले अलिया पर निगाह पड़ी। जगमगाते लिबास में मलबूस कैसी प्यारी लग रही थी। फिर शमता नजर आई, अलिया से भी अच्छी, और आखिर में रशीदा को देखकर तो चौधरी रमजान का मुंह खुले का खुला रह गया। रशीदा फिर से जवान हो गई थी, बाल पूरे के पूरे स्याह हो गए, ना जाने कैसे उसके गाल भी खून की सुर्खी लिए हुए थे। चौधरी रमजान ने मुस्कुराते हुए आंख मारी और इसके साथ ही उनकी उंगलियों में सुलगती हुई बीड़ी ने उन्हें आंख मार दी। धत तेरे की। चौधरी रमजान उछल पड़ा। बीड़ी की सुरख रो ने उंगलियों को छू लिया था। उसने बीड़ी फेंक दी और उसके दिल में फिर वैरानियां धार आईं। सामने ही खाड़े के करीब खड़े हुए बैल जुगाली कर रहे थे। छकड़े में पड़ी हुई घास की पोटली मुंह चढ़ा रही थी। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। कैसे प्यारे होते हैं ये ख्वाब, कैसा सुकून बख्शती हैं। इंसान सब कुछ भूल जाता है, जो चाहो बन जाओ, लेकिन जब आंख खुलती है तो वैरानियां कुछ और बढ़ जाती हैं। कोई ऐसी तरकीब हो सकती है कि इन ख्वाबों से आंख ना खुले, इंसान पूरी जिंदगी ख्वाब देखता रहे। रमजान ने खुद को ख्वाबों का आदी बना लिया। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था? जो आरजुएं, जो उमंगें उसके दिल में थी, उन्हें पूरा करना उसके बस से बाहर था। कोई जरिया नहीं था उन उमंगों को पूरा करने का सिवाय ख्वाबों के। उसने एक ठंडी सांस ली और बीड़ी का टुकड़ा फेंक कर खड़ा हो गया। चल भाई रमजू, तू चौधरी कैसे बन सकता है? उसने खुद से कहा। चौधरी उसे सिर्फ उसकी बीवी कहती थी, इसके अलावा लोग उसे रमजान तक नहीं कहते थे, बल्कि रमजू लकड़ी वाला मशहूर था वो। लेकिन उसके दिल में हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो अमीर बनकर चौधरी कहलाए, और जब उसके दोस्त, उसके गरीब साथी उसे अपना दुख बयान करें तो वो तन मन से उनकी खिदमत में लग जाए। लेकिन ये सिर्फ ख्वाब थे, ख्वाब जो सिर्फ ख्वाब होते हैं। रमजान अपनी जगह से उठ गया। अभी बहुत वक्त था, अभी से घर जाकर क्या करेगा, उसने सोचा। और फिर उसके दिल में ख्याल आया कि थोड़ी दूर चनों के खेत से थोड़े से बूटे ले ले। अलिया ने फरमाइश की थी। और फिर चने के साग का सालन खुद उसे भी तो बहुत पसंद था। सामने वाला खेत खुशहाल खान का था और खुशहाल बहुत अच्छा आदमी था। उसने कभी उसे साग तोड़ने से मना नहीं किया। वो रमजू का दोस्त था। चुनाचे वो बैलों के पास आया, उसके कंधों पर थपकी दी और चल पड़ा। खेत यहाँ से काफी दूर थे, लेकिन मजबूत रमजान के लिए ये फासला कोई हैसियत नहीं रखता था। वो तेजी से चल पड़ा। पानी वाले नाले को पार करके जब वो पथरीली बुलंदियों पर पहुंचा, जहां से दूसरी तरफ खुशहाल के खेत थे, तो अचानक उसे एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई दी और उसकी निगाहें ऊपर उठ गईं। एक अजीब सी लकीर थी, चमकती हुई सोने की मानिंद। लकीर सिर्फ एक लम्हे के लिए चमकी और फिर ऊपर जमीन पर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई चट्टान दूसरी चट्टान पर गिर पड़ी हो। रमजान उछल पड़ा। ये क्या था? उसने सोचा। खौफ व दहशत का उसके दिल में कोई गुजर नहीं था। उसने अपने मोटे बाजुओं की मदद से कई भेड़िए हलाक किए थे। वो भला किसी से क्या डरता? चुनाचे वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा और चंद साथ के बाद ऊपर पहुंच गया। तब उसने एक नाकाबिल यकीन चीज देखी, एक अनोखी शय जो उसकी समझ में ना आने वाली थी। दूर से देखने पर वो कोई इंसान ही नजर आता, लेकिन ऐसा इंसान वो मादरजाद बरहना था। उसके पूरे बदन पर बारीक बारीक सुराख थे, लेकिन उनसे चांद की सी सुनहरी रोशनी फूट रही थी। वह बिल्कुल सोने का मुजस्मा मालूम होता था। रमजान सब कुछ भूल गया। सोने का मुजस्मा बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसके हाथ और पांव मुड़े हुए थे। तब रमजान के दिल में एक ख्याल आया और वो उछल पड़ा। सोने का मुजस्मा, उसने सोचा, और उसे अपने सर पर एक ऊंची पगड़ी नजर आने लगी। अपना पक्का मकान नजर आने लगा और एक बार उसके ख्वाब फिर जिंदा हो गई। अगर ये मुजस्मा सोने का है तो वो बेशक चौधरी बन सकता है। चौधरी साहब फरमाते थे कि इंसान की नीयत ठीक हो तो गैब से उसकी इमदाद होती है। गैब के बारे में उसे कोई पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन खुदा के बारे में तसव्वुर था कि वो आसमान पर है। चुनाचे ऊपर से गुजरने वाली शय गैब से ही आ सकती है। तब उसने तेजी से कदम बढ़ाए और मुजस्मे के पास पहुंच गया। बेशक वो मुजस्मा था किसी इंसान का, सोने की तरह चमकदार। अब रमजान इतना बेवकूफ भी ना था कि सोने को ना पहचान सकता। ठीक है, उसके पास सोने की कोई चीज ना थी, लेकिन उसने सोना देखा तो था। लेकिन ये कहां से आया, किसका है, और अब क्या किया जाए? उसने बदहवासी से चारों तरफ देखा। दूर दूर तक किसी का पता ना था। कोई उसे देख नहीं रहा था। फिर क्या करूं? इसे उठाकर ले जाऊं? मगर ये तो गैब से आया है, मुझे अता किया गया है।
मैं इसका करूँगा क्या, वो सोचने लगा। उसके जहन की हालत ख़राब थी। जिंदगी भर दौलत का आरजूमंद रहा और अब दौलत के इतने बड़े ढेर को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। पहले इसे यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त करूँ, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन इसे ले जाना आसान काम तो नहीं होगा। ओ चौधरी रमजान, अक्ल से काम लो। खुदा ने दौलत दी है तो पागल क्यों हो रहे हो, उसने खुद को समझाया और फिर वो मुजस्मे के नज़दीक बैठ गया। अजीब कैफियत थी उसकी। सोना तो शहर में आसानी से बिक जाएगा, लेकिन पूरा मुजस्मा कैसे बिकेगा? ये कौन सी बड़ी बात है? मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगा और फिर एक एक टुकड़ा शहर ले जाकर बेच दूंगा और ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाऊंगा और उसके ख्वाब खुली आंखों में दार आए। लेकिन फिर वो चौंक पड़ा। पहले इसे ले जाने का बंदोबस्त तो कर लिया जाए, फिर कुछ और सोच लिया जाए। मुमकिन है कोई इस तरफ आ निकले। और वो उछलकर खड़ा हो गया। उसने इसे ले जाने की तरकीब सोच ली। चुनाचे उसने झुककर उसे उठाने की कोशिश की और हैरान रह गया। बड़ा वजनी था वो तो। हालांकि 2-3 मन के बोझ को रमजान इस तरह उठाकर कंधे पर रख लेता जैसे 10-20 शेर उठा लिया हो, लेकिन ये बेहद वजनी था। उसने फिर कोशिश की, लेकिन उसे उठाना उसके बस की बात न थी। उसके दिल में मुसर्रतों के तूफान उमड़ रहे थे। इतना वजनी सोना ना जाने कितने का बिकेगा, लेकिन अब इसे उठाऊं किस तरह? घसीट कर ले जाने में क्या हर्ज है? उसने मुजस्मे की टांगें दोनों हाथों से पकड़ी और उसे घसीटता हुआ ले चला। ठोस सोना पत्थर से रगड़ रहा था, लेकिन पत्थरों पर सोने की कोई लकीर नहीं बन रही थी। गरीब रमजान को इसका कोई एहसास नहीं था। शदीद मेहनत के बाद वो उसे छकड़े तक ले जाने में कामयाब हो सका, और फिर रमजान की जगह कोई और होता तो सोने के इस वजनी मुजस्मे को किसी तौर पर छकड़े पर नहीं चढ़ा सकता था। लेकिन रमजान ने पूरी कुव्वत से काम लेकर बिल आखिर उसे छकड़े पर लाद ही लिया। फिर इसके बाद उसने घास की पोटली खोली और घास निकालकर पूरे मुजस्मे पर बिछा दी। इसके बाद उसने लकड़ी का गट्ठर भी खोल दिया और लकड़ियां भी उसी मानंद छकड़े पर चुन दी। मुजस्मा पूरी तरह ढक गया। तब रमजान ने छकड़े में बैल जोते और उसे लेकर चल पड़ा। उसकी कैफियत अच्छी नहीं थी। रास्ते में वो सोचता रहा कि अब क्या करेगा। घर जाकर वो छकड़े को किस तरह अंदर ले जाएगा। उसे अपनी बीवी और बेटियों की मदद भी दरकार होगी। सब के सब काफ़ी मजबूत हैं, वो सब मिलकर उसे ज़रूर उठा लेंगे। लेकिन रात होने के बाद दिन की रोशनी में मुनासिब ना होगा, और फिर रात होने में देर ही कितनी है। दिन भर उसका जहन उलझा रहा और फिर वो घर पहुंच गया। छकड़े से बैल खोले, उन्हें बांधा और मैले कुचाले कपड़ों में मलबूस उसकी दोनों बच्चियां उसके पास पहुंच गईं। अब्बा जी। हाँ हाँ, वो जल्दी से बोला। अरे ये आज लकड़ियाँ और घास यूं छकड़े पर फैलाकर क्यों रखी हैं अब्बा? रहने दो, इसी तरह रहने दो। क्यों अब्बा, लकड़ियाँ नहीं उतारोगे? अलिया ने पूछा। बहस मत किया कर मुझसे, यूं ही रहने दे बस। और हाँ, किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं। किस बात की अब्बा? अरे फिर वही बहस, रशीदा और रशीदा, इसे भुला, ये मेरे कान खा रही है, वो बोला। और अलिया हैरान रह गई। ये आज अब्बा को क्या हो गया है, वो सोच रही थी। वो अंदर चली गई और रमजान वहीं बैठ गया। तब उसकी बीवी बाहर आई। क्या बात है रमजू, अंदर नहीं आओगे? क्या मुसीबत पड़ गई है तुम सबको? आ जाऊंगा, मुंह हाथ भी नहीं धोगे। जाती है अंदर के नहीं? रमजू उस पर बरस पड़ा और रशीदा इस अंदाज में उसे देखने लगी जैसे उसे रमजान के दिमागी तवाजुन पर शुबा हो। हुक्का भी ना पियोगे, खाना भी ना खाओगे? और रमजान चौंक कर उसे देखने लगा। उसे अफसोस हुआ, इन सब के लिए तो वो जिंदा था, इन्हीं की खुशी के लिए तो उसकी आरजुएं थी। चुनाचे उसने मुस्कुराते हुए कहा, रशीदा इधर आ। और रशीदा उसके पास आ गई। क्या बात है, तू क्या समझ रही है? पता नहीं आज तुझे क्या हो गया है। अरे पगली, कुछ भी नहीं हुआ, आखिर परवरदिगार ने हमारी तकदीर फेर दी। पर हुआ क्या? बहुत बड़ी दौलत हाथ लगी है रशीदा, बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। रमजान ने आहिस्ता से कहा। दौलत, खजाना कहाँ है? रशीदा का सांस फूलने लगा। तो पगली, इसलिए तो बैठा हूँ यहाँ, खाना भी खाऊंगा, हुक्का भी पीऊंगा, जरा रात गहरी होने दे। रात गहरी होने दूं? रशीदा परेशानी से बोली। हाँ, ताकि बस्ती के लोग सो जाएं, तब मैं खजाना निकाल लूं। मगर वो है कहाँ? अरे छकड़े में। छकड़े में? रशीदा चीख पड़ी और रमजान उछलकर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, चीख और चीख, इकट्ठा कर ले मोहल्ले वालों को, बता दे एक एक को बुलाकर, ताकि सब आपस में हिस्सा बांट लें और तू जैसी है वैसी ही रहे। रमजान भिन्ना कर बोला। कहाँ है, जरा देखूं तो। रशीदा ने जैसे उसकी बात ही न सुनी थी। वो छकड़े की तरफ दौड़ी और रमजान ने उसकी चोटी पकड़ ली। बाज नहीं आएगी पागलपन से, दूं एक उल्टे हाथ का, वो बिगड़ कर बोला। और रशीदा रुककर उसे देखने लगी। दीवानी, रात हो जाने दे और खबरदार किसी से तज़किरा किया दो। किसी से नहीं कहूंगी, तुम बेफिक्र रहो, रशीदा ने कहा। मगर खजाना कहाँ से हाथ लगा? सब कुछ बाद में बताऊंगा, अभी खुद मेरा मगज ठिकाने नहीं। जा तू अंदर जा।
लोग हमें इस तरह बातें करते सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और रशीदा अंदर चली गई। अलिया और शमता आपस में खुसर फुसर कर रही थीं। रशीदा को देखकर वो खामोश हो गईं। अलिया, जी अम्मा। चल अब्बा के लिए हुक्का ताज़ा कर दे, जल्दी कर। और अलिया बाहर चली गई। अम्मा, बाबा बाहर क्यों बैठे हैं? फजूल बातें मत कर, रात हो जाने दे। रात तो हो गई अम्मा। ओफो, तू तो मेरी जान को आ गई। तेरे अब्बा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया है। किस बात को अम्मा? अरे कमबख्त खजाने के बारे में। अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो वो हिस्सा बांट लेंगे। कौन सा खजाना? तेरे अब्बा को मिला है, छकड़े में है। अल्लाह, मैं देखूं अम्मा। शमता तेजी से बाहर दौड़ी, लेकिन रशीदा ने छलांग लगाकर उसे दबोच दिया। कमबख्त, चोटी खींचकर फेंक देगा तेरा बाबा। खबरदार जो ये बात जुबान से निकली। हाय अम्मा, अब तो हम मालदार हो गए। शमता खुशी से बोली। तो और क्या, मगर सुन, अलिया को कुछ मत बताना, किसी से कह ना दे। तौबा करो अम्मा, सवाल ही नहीं पैदा होता। शमता ने खलूस से कहा। इतने में अलिया हुक्का लेकर आ गई। दे आऊं अम्मा अब्बा को? उसने पूछा। खबरदार जो बाहर कदम रखा, मैं खुद ले जाती हूँ। रशीदा ने हुक्का अलिया के हाथ से ले लिया और फिर वो बाहर निकल गई। क्या हो गया आज अब्बा और अम्मा को? अलिया ने ताज्जुब से पूछा। खजाना हो गया है, शमता पुरख्याल अंदाज में बोली। क्या? अलिया ने हैरत से कहा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं अलिया। तू भी गई बाजी? अलिया गर्दन हिलाकर बोली। फजूल बातें मत कर अलिया, अगर मोहल्ले वालों को मालूम हो गया तो बहुत बुरा होगा। क्यों, क्या अब्बा किसी का खून कर आए हैं? तेरे मुंह में खाक, अपने अब्बा तो चिड़िया भी नहीं मार सकते। तो फिर क्या हुआ, कुछ मुझे भी तो बता। अम्मा मेरी चोटी नोचकर हाथ पर रख देंगी अगर मैंने तुझे खजाने के बारे में बता दिया। खजाना? कैसा खजाना? अरे बेवकूफ, छकड़े में घास के नीचे और क्या छुपा है? खजाना है बाजी। हाँ, अम्मा यही बता रही थी। कहाँ से मिला? अच्छा अब चोंच बंद कर ले, किसी ने सुन लिया तो शामत आ जाएगी। शमता ने अलिया का मुंह बंद कर दिया। दूसरी तरफ रमजान हुक्के के गहरे गहरे कश ले रहा था। रशीदा उसके पास बैठी हुई थी। फिक्रमंदी उसके चेहरे से झलक रही थी। गलियों के कुत्ते तक मुंह छुपाकर सो गए थे। ज्यादातर मकानों के दिए बुझ गए। तब रमजान अपनी जगह से उठा और उसने लकड़ियां उठाई, फिर उन पर से घास उठाई। रशीदा खुद को बाज ना रख सकी। बुला ले, उन लड़कियों को भी बुला ले, हम सब मिलकर उठाएंगे। बहुत भारी है क्या? हाँ बहुत भारी है, मुझसे भी बड़ी मुश्किल से उठा था। अच्छा इतना बड़ा खजाना है, मैं लाती हूँ, मैं अभी उन दोनों को भी लाती हूँ। रशीदा अंदर चली गई और फिर रात की तारीकी में उन्होंने उस चमकदार सोने के बुत को छकड़े से उतारा और अंदर ले आए। सबसे अंदर की कोठरी में उसे छुपाया गया। तब रमजान ने दोनों लड़कियों से कहा, अरे किसी से जिक्र मत कर देना, वरना अपने सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। ये सोना है अब्बा? अलिया ने पूछा। और क्या तुम्हारा सर है, देख नहीं रही? मगर अब्बा ये कहाँ से मिला? अरे तू चुप रह। और हाँ रशीदा, तू जरा हथौड़ा ला दे। हथौड़ा क्यों अब्बा? अलिया फिर बोल पड़ी। इसे तोड़ेंगे। हाय अब्बा, ये ऐसे नहीं बिक सकता। कितना खूबसूरत है, तोड़ने से खराब नहीं हो जाएगा? सोना खराब नहीं होता बेटे, और फिर इसे इतने सारे को कौन खरीद सकता है? थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे ताकि किसी को शुबा भी ना हो सके। और हथौड़ा तैयार हो गया। तब रमजान मुजस्मे को तोड़ने में मसरूफ हो गया। उसने तय किया था कि आज सिर्फ मुजस्मे का हाथ तोड़ लिया जाए, बाकी मुजस्मा छुपा दिया जाए। इसके बाद रफ्ता रफ्ता उसके टुकड़े करते रहेंगे और उन्हें बेचते रहेंगे। लड़कियों को हटा दिया गया, उन्हें दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया ताकि वो बाहर निगाह रखें। और फिर रमजान ने मुजस्मे के हाथ पर पहली ज़रब लगाई और हथौड़ा उसके हाथ से उछल गया। उसका हाथ झुंझुना गया। सोना था या फौलाद? लेकिन गरीब रमजान सोने की इस खासियत से वाकिफ नहीं था कि वो नरम होता है, चुनाचे उसने गौर न किया। हथौड़े को मजबूती से पकड़कर वह मुजस्मे के हाथ पर ज़रबें लगाता रहा, लेकिन 2-4 ज़रबों के बाद ही उसे अंदाज़ा हो गया कि हाथ तो हाथ, शायद वो उसकी एक उंगली भी अलहदा न कर सकेगा। तब उसने परेशान निगाहों से बीवी की तरफ देखा। बड़ा सख्त है, वो मायूसी से बोला। अब क्या होगा? कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या? सोचने दे, रमजान ने कहा और फिर खुद से बोला, इस पर तो छैनी भी असर नहीं करेगी। हाँ आरी से अगर कोशिश की जाए तो काम बन जाएगा, मगर आरी करमदाद के हाथ से मिल जाएगी। नहीं, क्या कहकर मांगेगी? कोई बहाना कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, उसकी बीवी बहुत चालाक है, हमेशा हमारी टो में रहती है। तो फिर मैं ही कुछ करूंगा। बड़ा सख्त सोना है, कोई मजबूत सी आरी चाहिए होगी। मेरा ख्याल है मैं लोहार से एक आरी बनवा लूंगा। पूछेगा काहे को बनवा रहे हो? कह दूंगा लकड़ी काटने के लिए। रमजान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ये ठीक है। रशीदा खुश होकर बोली और फिर अजीब सी निगाहों से मुजस्मे को देखने लगी। दूसरी तरफ अलिया और शमता अपना काम कर रही थी। वो पहरेदार की ड्यूटी अंजाम दे रही थी, लेकिन उनके कान अंदर ही लगे हुए थे। अलिया? शमता ने अलिया को पुकारा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। फिर भी उस सोने के आदमी के बारे में। बाजी आया कहाँ से? अब्बा लाए हैं, शमता ने जवाब दिया।
तुम तो बच्चों की सी बातें करती हो। आखिर अब्बा कहाँ से लाए हैं? अलिया ने पूछा। अरे दीवानी, जंगल से। जंगल में ये कहाँ से आया? हाँ, ये तो नहीं मालूम, उगते होंगे या फिर ठीक ठीक पता नहीं। मेरा दावा है ये जंगल में नहीं उगा होगा। फिर बड़ी उलझन है। मैं तो कुछ और सोच रही हूँ अलिया। क्या सोच रही हो बाजी? अब्बा जी से तोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो फिर इससे क्या? हाय अलिया, वो कितना खूबसूरत है। नंगा भी तो है अल्लाह मारा। अलिया ने शर्माते हुए कहा। चल हट बेवकूफ कहीं की, कोई वो जिंदा थोड़ी है। मगर वो आया कहाँ से? अलिया फिर इसी चक्कर में पड़ गई। तभी उन्हें बाहर खांसी की आवाज सुनाई दी और वो दोनों चौंक कर बाहर देखने लगे। चाचा रहीमू थे। अक्सर रातों को जागते, हुक्का पीते और खांसते रहते। बैठे बैठे तबीयत उकता जाती तो बाहर निकल कर टहलने लगते। अलिया के जहन में अचानक एक ख्याल आया और जल्दी से बोली, क्षमता। हाँ, क्षमता चौंक पड़ी। क्यों ना रहीमू चाचा से इस बारे में मालूम करें। किस बारे में? यही कि सोने के आदमी कहाँ से आते हैं। चाचा रहीमू क्या जानते होंगे? अरे वाह, बड़े बूढ़े हैं, पुराने तजुर्बेकार हैं, वो ना जानते होंगे। नहीं नहीं अलिया, अब्बा ने मना किया है। तू तो बेवकूफ़ है बाजी। रहीमू चाचा को बेवकूफ़ बनाना कौन सी बड़ी बात है। हम उन्हें सारी बात थोड़ी बताएंगे। सोच ले, अब्बा जी नाराज़ ना हो। अरे वो नाराज़ ही कब होते हैं, और होते भी हैं तो तूने देखा है मैं किस आसानी से उन्हें मना लेती हूँ। अलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर? क्षमता खुद भी मुजस्मे के राज का हल चाहती थी। रहीमू चाचा के पास चलें। और दोनों लड़कियां आगे बढ़ गईं। रहीमू चाचा उनके दरवाजे से गुजरकर चंद कदम आगे आ चुके थे, लेकिन उनके कान बहुत हसास थे। उन्होंने पीछे से कदमों की आहट सुन ली और चौंक कर रुक गए। कौन है? रहीमू चाचा की कड़कदार आवाज उभरी। हम हैं रहीमू चाचा। अलिया और क्षमता। क्या बात है, इस वक्त बाहर क्या कर रही हो? आपके पास आए हैं रहीमू चाचा। मेरे पास क्यों? सोई क्यों नहीं अब तक? बाबा ने दरवाजे पर ड्यूटी लगाई है। क्या बक रही हो? पागल हो गई हो कुछ? रहीमू चाचा परेशानी से बोले। हाँ रहीमू चाचा, तुम सुबह बाबा से पूछ लेना। मगर ड्यूटी क्यों लगाई है? कोई आ जाए तो इसलिए। क्या बक रही है अलिया? तू तो सब बताई दे रही है। क्षमता ने अलिया को डांटा। अरे हाँ, कुछ नहीं रहीमू चाचा। पगली हो तुम दोनों, बात क्या है? रहीमू चाचा को उनकी बेवकूफ़ी की बातों पर हंसी आ गई। कोई बात नहीं है चाचा, हम आपसे एक बात पूछने आए हैं। पूछो पूछो। क्या सोने के आदमी जमीन से उगते हैं? अलिया ने पूछा। वो जंगलों में कहाँ से आते हैं? क्षमता ने सवाल किया। और रहीमू चाचा गौर से उनकी शक्लें देखने लगे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर पूछा। मालूम होता है कि कोई ख्वाब देखा है तुम दोनों ने और डर कर निकल भागी हो। हमारी बात का जवाब दो चाचा। अरे पगली, सोने के आदमी होते ही कहाँ हैं? होते हैं, तुम इस बात को छोड़ो। पहले ये बताओ कि क्या वो जमीन से उगते हैं? तुम दोनों का तो है दिमाग खराब, मेरा क्यों कर रही हो? रहीमू चाचा झुंझला कर बोले। तुम्हें कसम है चाचा, बताते जाओ। क्षमता ने कहा। मार बैठूंगा तुम दोनों को, चलो भाग जाओ। अरे छोड़ अलिया, चाचा को खुद भी मालूम नहीं। क्षमता मायूसी से बोली। मगर बेवकूफ हो, तुमने देखा कहाँ सोने का आदमी? अंदर मौजूद है चाचा। अलिया ने कहा। झूठ, बकवास। रहीमू चाचा ने गर्दन झटकी। हुक्का रखो। अलिया उसके हाथ से हुक्का छीनती हुई बोली। उसे गुस्सा आ गया था और फिर उसने रहीमू चाचा को अंदर धकेला। खामोशी से मेरे साथ आओ, नजर आए तो देख लो, फिर बताना हम झूठ बोल रहे थे। अलिया अलिया, क्षमता को होश आ गया। तू चुप रह बाजी, यही रुक कर तू पहरा दे, मैं अभी आती हूँ। अलिया अब कहाँ रुकने वाली थी? वो तो रहीमू चाचा की बात का जवाब देना चाहती थी। खामोश रहना चाचा, बिल्कुल खामोश। आओ चले आओ। और वो रहीमू चाचा को अंदर कोठरी तक ले गई जिससे रोशनी हो रही थी। अब खामोशी से सांस रोककर अंदर झांको। और रहीमू चाचा ने ऐसे ही किया। सोने का मुजस्मा उसकी निगाहों के सामने था। रहीमू चाचा का मुंह हैरत से खुल गया। इससे कबल के उसके मुंह से कोई आवाज निकलती। अलिया उसे घसीटती हुई बाहर ले आई। अब बोलो। वो रहीमू चाचा को देखकर गर्दन हिलाते हुए बोली। मेरा हुक्का। रहीमू चाचा बदहवास हो रहे थे। मत देना क्षमता, जब तक ये बता ना दे, अलिया ने कहा। रहीमू चाचा खुद को संभालने लगे। सोने का इतना बड़ा जखीरा तो बस्ती के जिम्मेदार के पास भी ना होगा, वो सोच रहे थे। बहरहाल उन्होंने लड़कियों से पीछा छुड़ाने के लिए कहा। पहले ये बताओ, रमजान इसे लाया कहाँ से? जंगल से छकड़े में छुपाकर। इतना वजनी है चाचा कि हम सब ने मिलकर इसे उठाया। रहीमू चाचा गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, लड़कियों, सोने के इंसान कभी कभी जमीन से ही उगाती हैं। ये जमीन बड़ी जरखेज होती है, जो चाहे उगा दे। देखा? अलिया ने फखर से क्षमता की तरफ देखा। आखिर उसने मसला हल कर लिया था। लेकिन रहीमू चाचा के लिए एक मसला खड़ा हो गया। आखिर सोने का ये अजीमुशान मुजस्मा रमजान के पास कहाँ से आ गया? ये तो इतना सोना था कि इसकी कीमत से रमजान बस्ती की सारी जमीनें खरीद सकता था। वो बस्ती का सबसे मालदार इंसान बन सकता था। फिर तो जिम्मेदार की उसके सामने कोई हैसियत नहीं रहेगी। कल का लकड़हारा अमीर बनकर हम पर रोब जमाएगा। रहीमू चाचा ने सोचा कुछ करना चाहिए और वो सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा। हस्बे मामूल सब लोग सो रहे थे। रहीमू चाचा ने अपने बेटे इकराम को जगाया
और इकराम आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया। क्या बात है अब्बा? उसने हैरानी से पूछा। बाहर आ इकराम, बड़ी अनोखी बात है, रहीमू चाचा ने कहा और इकराम उसके साथ बाहर आ गया। क्या तुझे इस बात पर हैरत ना होगी कि रमजान इस वक्त बस्ती का सबसे मालदार इंसान है? हैरत की क्या बात है अब्बा? इकराम ने बेजारी से कहा। क्यों? रहीमू चाचा हैरत से बोले। तुमसे कितनी बार कहा है कि रात के खाने में एहतियात रखा करो, खुद भी खाते हो, दूसरों को भी जगाते हो। इकराम मुंह बनाकर बोला। क्या बात है तेरा? मुझे बदहजमी हो गई है। हमेशा से है अब्बा, मगर तुम परहेज ही नहीं करते। अबे मैं जाग रहा हूँ, सो नहीं रहा। तुम तो जागते में भी ख्वाब देखते हो। बाजरे की रोटी और सरसों का साग बड़े सख्त होती है। सरसों के बच्चे चलकर अपनी आंखों से देख ले। क्या देख लूं अब्बा, कुछ बताओ तो सही। रमजान कहीं से सोने का एक बहुत बड़ा बुत लिया है, अंदर की कोठरी में रखा है और बाहर उसकी लड़कियां पहरा दे रही हैं। तुमने कहाँ से देखा अब्बा? अपनी आंखों से देखा है। रमजान के मकान के पीछे इमली का दरख्त है, एक रोशनदान भी है। तू दरख्त पर चढ़कर रोशनदान से झांक लीजिए, रहीमू चाचा ने कहा और इकराम कुछ सोचने लगा। इमली के दरख्त पर चढ़ते हुए भी उसे रहीमू चाचा की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन रोशनी देखकर उसका माथा ठिनका। फिर उसने अंदर निगाह डाली तो हैरान रह गया। रमजान और उसकी बीवी सर पकड़े बैठे थे और उनके दरमियान सोने का बुत चमक रहा था। इकराम का मुंह हैरत से खुल गया। उसके बाद कैसी सुस्ती। दूसरे लम्हे वो जिम्मेदार के मकान की तरफ दौड़ रहा था। वो जिम्मेदार के यहाँ मुलाजिम था। जब नींद का गलबा हुआ तो रशीदा ने जमाई लेते हुए कहा, अब सो जाओ रमजान, कल आरी का बंदोबस्त करने के बाद ही कुछ सोचेंगे। नींद कैसे आएगी भगवान, मेरी तो नींद ही उड़ गई। दौलत ऐसी ही चीज है रमजान, चलो इसे ढक दें और सोने की कोशिश करें। अरे ये लड़कियां कहाँ गई? रशीदा ने कहा। हाँ जरा देखो। और रशीदा बाहर निकल आई। सारी रात ही गुजर गई थी, मुर्गे आजान दे रहे थे। रशीदा ने दोनों लड़कियों को देखा। वो बेचारी दरवाजे वाले दालान में जमीन पर बेखबर पड़ी थी। रशीदा को उन पर बहुत प्यार आया। बेजुबान गाय, पराया धन। उसने बड़े प्यार से दोनों लड़कियों को उठाया। अंदर जाकर सो लड़कियों, तुम्हारी नींद है कि मुसीबत, चलो अंदर चलो। और दोनों लड़कियां अंदर जाकर सो गईं। तब रशीदा वापस रमजान के पास पहुंच गई। रमजान इस दौरान मुजस्मे को ढक चुका था, लेकिन उसने उसी कोठरी में सोने का फैसला कर लिया। बीवी से उसने कह दिया कि वो जाकर सो जाए और रशीदा चली गई। रमजान को नींद आई कि नहीं आई ये तो उसे याद नहीं, लेकिन सुबह ही सुबह दरवाजे पर होने वाली दस्तक से वो उछल पड़ा। कोठरी के रोशनदान से रोशनी अंदर आ रही थी। इसका मतलब था कि सुबह हो चुकी है। दूसरे लम्हे वो फुर्ती से उठ गया और जो ही वो बाहर निकला उसे रशीदा नजर आई। कौन है रशीदा? पता नहीं, जाकर देखो, मैं मुंह धो लूं, रमजान ने कहा और घड़वंची की तरफ बढ़ गया। और फिर रशीदा दौड़ती हुई वापस आई। रमजान रमजान, वह बदहवासी से बोली। क्या हुआ, कौन है? चौधरी साहब, जिम्मेदार जी, रशीदा भराई हुई आवाज में बोली। हैं? रमजान का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, बाहर खड़े हैं। क्या कह रही हैं? तुझे पूछ रही हैं। तूने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, तुझे बताने चली आई। अच्छा अच्छा, ना जाने क्या बात है। रमजान मुर्दा सी चाल चलता हुआ बाहर निकल आया। चौधरी साहब अकेले ही नहीं थे, उनके साथ उनके 4 मुसाहिब भी थे जो मूंछों पर ताव दे रहे थे। सलाम जिम्मेदार जी, सलाम, रमजान झुककर बोला। सलाम रमजान, तुझसे अकेले में बात करनी है। अंदर आ जाएं जिम्मेदार जी, मेरी तकदीर आप मुझ गरीब के यहाँ आए। रमजान इनकसारी से बोला और जिम्मेदार अंदर आ गई। तुम यही ठहरो बे, पहले मैं रमजान से बात कर लूं, जिम्मेदार ने अपने मुलाजमों से कहा और फिर रमजान से दरवाजा बंद करने के लिए कहा। रमजान की बीवी ने जल्दी से एक चारपाई दालान में डाल दी। बैठूंगा नहीं रमजान, कुछ लस्सी पानी सरकार? कुछ नहीं, तू एक बात बता, तू अंदर जा। रमजान की बीवी जिम्मेदार रशीदा से बोला और रशीदा अंदर चली गई। अब से 1 माह पहले की बात है रमजान, मेरे बाप दादा के खजाने से सोने का एक बुत चोरी हो गया। बड़ा कीमती बुत था। मैं समझ गया कि चोर कोई मामूली चोर नहीं, बहुत चालाक और बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैंने किसी से इसके बारे में जिक्र नहीं किया, बल्कि शहर जाकर बड़े बड़े पुलिस के अफसरों से बात की। पुलिस के अफसरों ने मुझे बताया कि वो तलाश करेंगे, लेकिन खुफिया तौर पर, और फिर चोर को पकड़कर उसे फांसी दे देंगे। जिम्मेदार ने रुक कर रमजान की शक्ल देखी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। रमजान का चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस के बहुत से आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। रात को मुझे एक पुलिस अफसर ने खबर दी है और वो खबर बड़ी अजीब है। उसने कहा है कि उसने एक लकड़हारे को वो मुजस्मा ले जाते देखा है और उसने तुम्हारा हुलिया बताया है। पुलिस का ख्याल है कि मुजस्मे के चोर तुम ही हो। मुझे जब तुम्हारा हुलिया मालूम हुआ तो मैंने पुलिस को रोक दिया और मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि तुमसे सूरत हाल मालूम करूँ। जिम्मेदार जी, रमजान जिम्मेदार के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे बताओ रमजान, क्या मेरा मुजस्मा तुम्हारे पास है? है जिम्मेदार जी, खुदा की कसम है। ओ, तो तुमने ही उसे मेरे दादा के खजाने से चुराया? नहीं जिम्मेदार जी, कसम पाक परवरदिगार की, मैंने नहीं चुराया। मुझे तो वो जंगल में पड़ा मिला। कहाँ? जहाँ मैं लकड़ियाँ काटता हूँ, रमजान रोते हुए बोला। ओ, तो ये चालाक चोर की कारिस्तानी है। उसने फंसाने के लिए चाल चली।
यही बात है जिम्मेदार जी, यही। जिम्मेदार जी सोचते हुए बोले, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई रमजान, अब पुलिस वाले तो तुम्हें ही चोर समझेंगे। बचा लीजिए माई बाप, बस एक बार बचा लीजिए, जिंदगी भर आपके बच्चों को दुआएं दूंगा। रमजान ने जिम्मेदार के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, जिम्मेदार पुरख्याल अंदाज में बोला। फिर कहने लगा, तुमने इसके बारे में किसे किसे बताया है? किसी को नहीं, अपनी बीवी और लड़कियों के अलावा किसी को नहीं। तो फिर ऐसा करो रमजान, मैं जानता हूँ तुम अच्छे आदमी हो, मैं खामोशी से मुजस्मा अपने साथ लिए जाता हूँ, किसी को खबर ना होने पाए। बाद में मैं पुलिस से कह दूंगा कि उनका ख्याल गलत था, चालाक चोर वापस कर गया है। वो पुलिस से डर गया था, कैसी रहेगी? जैसी आप समझे जिम्मेदार जी, बस मेरी जान बचा लें। अब तो बचानी ही पड़ेगी, जिम्मेदार ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। फिर बोला, चलो मुझे वो मुजस्मा दिखाओ तो सही, देखूं चोर ने उसका क्या हाल किया है। आइए माई बाप, लरसते हुए रमजान ने कहा, और जिम्मेदार उसके साथ अंदर चल पड़ा। रमजान उसे कोठरी में ले गया और फिर उसने मुजस्मे को जिम्मेदार के सामने कर दिया। जिम्मेदार को भी जैसे सकता हो गया, इतने वजनी और इतने बड़े मुजस्मे का वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। कई मिनट तक वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसने आंखें बंद करके कहा, इसे ढक दो रमजान, ये मेरा मौरूसी सरमाया है, कितने अरसे के बाद मैंने इसे देखा है, इसे ढक दो रमजान, और सुनो, दिन की रोशनी में इसे ले जाना, खतरे से खाली ना होगा। देखने वाले पुलिस को तुम्हारे बारे में इतला दे सकते हैं, फिर मैं भी तुझे न बचा सकूंगा। रात को मैं अपने आदमियों के साथ आकर इसे ले जाऊंगा, जैसा हुक्म सरकार। रमजान ने कहा, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो रमजान, लो ये 100 रुपये रखो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। जिम्मेदार से अपनी मुसर्रत छुपाए ना छुप रही थी। इसकी क्या जरूरत है सरकार, रमजान ने आजिजी से कहा। दर हकीकत उसका दिल कुछ लेने को नहीं चाह रहा था। उसने तो क्या क्या सोचा था, सारे ख्वाब राख का ढेर बन गए। ये मुजस्मा तो उसके लिए और मुसीबत बन गया, अब तो इसका जल्द अज जल्द निकल जाना ही अच्छा था। जिम्मेदार ने उसे 100 का नोट जबरदस्ती दे दिया और फिर उसने अपने 2 आदमी रमजान के घर पर तैनात कर दिए। जिम्मेदार के चले जाने के बाद रमजान थके थके कदमों से अंदर आ गया। क्या हुआ जी, क्यों आए थे जिम्मेदार जी? जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ भगवान, रमजान ने थके थके अंदाज में कहा। मगर हुआ क्या? सोने का बुत जिम्मेदार जी का है। हैं? उसकी बीवी उछल पड़ी। हाँ, चोरी हो गया था। अरे मेरे मौला, और पुलिस उसे तलाश कर रही है। अगर हमारे घर से निकल आता तो सब जेल की हवा खाते। फिर अब क्या हुआ? कहा ना, अल्लाह की मसलहत अच्छी ही होती है। अगर हम इसे तोड़ देते तो शायद जिम्मेदार जी मुआफ ना करते। उन्होंने हमें मुआफ कर दिया है। रात को वो मुजस्मा ले जाएंगे। और रशीदा ने भी सर पकड़ लिया, और हम निरे कंगाल के कंगाल, हमेशा जैसे खजाने पर बैठी रही है। चल नाश्ता दे, मुझे सख्त भूख लग रही है, रमजान चिल्लाकर बोला। और रशीदा कान दबाकर आगे बढ़ गई। पूरे दिन घर की अजीब सी फिजा रही। रमजान चारपाई पर मुंह लपेटे पड़ा रहा। आज वो काम पर नहीं गया। हाँ, 100 का नोट उसने रशीदा को दे दिया। खुद रमजान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रंजीदा हो या खुश। चौधरी ने बताया था कि पुलिस मुजस्मे के चोर की तलाश में है। वो तो जिम्मेदार रहम दिल है, वरना अगर उसे ही चोर समझ लेता, इस बात पर तो खुश ही होना चाहिए। मगर उसके ख्वाब फिर तृष्णा रह गए। वाह अल्लाह मियाँ, खजाना भी मिला तो चोर का, उसने गर्दन झटकते हुए कहा। और फिर रात हो गई। चौधरी को सुकून कहाँ था। रात होते ही छकड़ा लेकर आ गया और रमजान ने मुजस्मा छकड़े में लाद दिया। जिम्मेदार ने चलते वक्त उसे बहुत शाबाश दी, लेकिन रमजान का दिल दुख रहा था। बहरहाल किया भी क्या जा सकता था। जिम्मेदार के हाथ पांव फूले हुए थे। उसने खुद मुजस्मे के वजन का अंदाजा लगा लिया। इतना सोना तो सिर्फ बादशाहों के पास हुआ करता था। अब तो वो इलाके का सबसे बड़ा जिम्मेदार बन जाएगा। चारों तरफ की जमीनें खरीद लेगा। ऐश ही ऐश होंगे। उसने मुजस्मा लाने वालों की जुबान बंद करने के लिए 200 रुपये इनाम दिया। असल इनाम के हकदार रहीमू चाचा और उनका बेटा इकराम थे। चुनाचे मुजस्मे को महफूज जगह रखवा कर वो अपने कमरे में वापस आ गया और फिर उसने एक मुलाजिम को आवाज दी और मुलाजिम अंदर आ गया। जिम्मेदार जी, उसने गर्दन झुकाते हुए कहा। इकराम आ गया? जी सरकार। और उसका बाप रहीमू भी मौजूद है, भेज दो दोनों को, जिम्मेदार ने कहा। और थोड़ी देर के बाद रहीमू और इकराम जिम्मेदार के सामने खड़े थे। जिम्मेदार ने बड़ी मोहब्बत से दोनों को देखा। बैठ जाओ इकराम और रहीमू चाचा, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, बैठिए बैठिए, अल्लाह ताला इज्जत दे जिम्मेदार साहब। रहीमू चाचा मुस्कुराते हुए बैठ गए। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। दर हकीकत आपने वफादारी का सबूत दिया है। अगर आप मुझे मुजस्मे के बारे में इतला ना देते तो जानते हैं क्या होता? जिम्मेदार साहब भी बेहतर जानते हैं। एक कमजात रईस बन जाता और कमजातों के हाथ में दौलत आ जाए तो आप जानते हैं क्या होता है अच्छी तरह। बहरहाल मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखें। जी जिम्मेदार जी। ये बात कभी जुबान पर ना आने पाए। जिम्मेदार का लहजा सख्त था, लेकिन इसके साथ ही उसका हाथ जेब में गया और 100 के नोटों की गड्डी निकल आई। दोनों बाप बेटों ने खुश खोंटों पर जुबान फेर कर एक दूसरे को देखा।
चौधरी साहब ने सो के 5 नोट निकाले और रहीमू चाचा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारा इनाम रहीमू चाचा। सरकार, इतनी बड़ी मेहरबानी। रख लो रहीमू चाचा, इनाम है। अच्छा सरकार। रहीमू चाचा ने नोट लेकर कई सलाम चौधरी जी को कर डाले। तब चौधरी साहब ने दोबारा 5 नोट निकाले। ले इकराम, ये तेरा इनाम। सरकार की मेहरबानी, सरकार का करम। इकराम ने भी उसी अंदाज में दौलत को सलाम किया। बस जाओ, लेकिन याद रखना, भूलने की सजा बहुत बुरी होगी। मजाल है सरकार जो इस जुबान से कुछ निकल जाए, रहीमू चाचा और इकराम ने कहा और सलाम करके बाहर निकल आए। जिम्मेदार का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। फिर वो अपने कमरे से निकल आया। अब उसका रुख अपनी बीवी के कमरे की तरफ था। जिम्मेदार की बीवी और उसका नौजवान बेटा कमरे में उसके मुंतजिर थे। काम हो गया अब्बा जी? नौजवान लड़के ने पूछा। हाँ, सब ठीक हो गया। कहाँ रखवाया? आओ, आ जाओ, दुनिया की नायाब चीज़ है। मुझे हैरत है, ये उस रमज़ान की हाथ कहाँ से लगी? किसी तरकीब से पूछना पड़ेगा। मुमकिन है वहाँ और भी कुछ हो। आपने गजब किया अब्बा जी, आपको उससे ये बात पहले ही करनी चाहिए थी। हाँ, बस खुशी में ख्याल न रहा। 100 रुपये का एक और नोट देकर सब कुछ मालूम कर लेंगे। जिम्मेदार की बीवी और बेटा उसके साथ चल पड़े और वो उस कमरे में पहुंच गए जहां सोने का हसीन मुजस्मा लेटा हुआ था। उसकी चमक कुछ और बढ़ गई थी। कमाल है, जिम्मेदार के बेटे ने हैरतज़दा अंदाज में कहा। यह किस दौर में तराशा गया है अब्बा? ठोस सोने का है, मेरा ख्याल है बहुत पुराना होगा। इसके खदोखाल यूनानी तर्ज के हैं, लेकिन क्या इसके जिस्म पर जरा भी मिट्टी या ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे अंदाजा हो कि यह पुराने दौर में तैयार किया गया? ऐसा लगता है जैसे इसे हाल ही में निखारा गया हो। अबे छोड़ इस तहकीकात को, तेरे ख्याल में इसका वजन कितना होगा? जिम्मेदार ने कहा। काफी वजनी मालूम होता है। 4 आदमी मुश्किल से उठाकर लाए थे। जरा सा हिला कर देख, जिम्मेदार ने कहा और उसका बेटा उसे हिलाने लगा। बड़ा वजनी है मुझसे तो। और अचानक जिम्मेदार के बेटे की आवाज बंद हो गई। वो ताज्जुब खेज निगाहों से मुजस्मे को देख रहा था और फिर वो उछलकर पीछे हट गया। क्या हुआ, क्या हुआ? अब्बा जी, ये इसकी आंखें। जिम्मेदार का बेटा एकदम पीछे हट गया। मुजस्मे ने अब अपना एक हाथ भी उठा लिया और उसकी इस जुम्बिश को सभी ने देखा। जिम्मेदार की बीवी चीख मारकर जिम्मेदार से लिपट गई। खुद जिम्मेदार की हालत भी दहशत से खराब हो रही थी। मुजस्मे की आंखें खुल गई थीं। हीरो की मानद चमकती हुई सफेद आंखें सितारे से जगमगाते महसूस हो रहे थे, जिनके सामने शोलों की रोशनी मांद पड़ गई। और अब वो दोनों हाथ टेक कर उठने की कोशिश कर रहा था। जिम्मेदार, उसकी बीवी और बेटा दीवार से टिक गए। उनके चेहरे दहशत से सफेद पड़ गए। तब मुजस्मा उठकर बैठ गया। अब वो गर्दन घुमाकर चारों तरफ देख रहा था। फिर उसकी निगाहें उनके चेहरों पर आ जमी। उनके चेहरों के तासुरात बदल गए। फिर उसके मुंह से आवाज निकली, तमा, ताता, रस्तू। ख्वाब बिखर गए थे। ये कैसी अनोखी ताबीर थी। दौलत का पहाड़ बिल आखिर उठकर खड़ा हो गया। दहशत की चीखें बुलंद हुई, लेकिन वो अभी दुनिया वालों के तासुरात से नावाकिफ था। चीखों का मफहूम उसकी समझ में क्या आता? हाँ, उसे अनोखेपन का एहसास हुआ। ये तो उसी जैसे थे, थोड़े से मुख्तलिफ, बस थोड़े से। आह, क्या मैंने मंजिल मकसूद पा ली है? क्या मैं सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन से निकल आया हूँ? क्या ये वही सब्ज़ सैयारा है जहाँ का रुख मैंने किया? किससे पूछूं, कैसे मालूम हो? वो खड़ा हुआ सोच रहा था। कैसी अनोखी फिजा थी। यहाँ न चांद की किरणें थी, न सूरज की तमाज़त। ये छोटी सी दुनिया जिसके दूसरी तरफ ना जाने क्या है। कुछ है भी या सिर्फ सरसब्ज ज़मीन इन्हीं बेरंग दीवारों में महदूद है। कुछ ना समझ में आता था। ये जो उसकी मानंद थे, ना जाने कैसी आवाज़ें निकाल रहे थे। मैं इनसे शनासाई के लिए क्या करूं? इन्हें देखूं, इनकी नकल करूं?